अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्राइटेरिया फॉर द गुड पॉइंट एस्टिमेटर। यानी जो आज तक हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को डिफाइन किया, फिर उसमें हमने एस्टिमेशन, उसके जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस किया। ठीक है, उनके टाइप्स में हमारे पास एस्टिमेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एस्टिमेटर और एस्टिमेट सीखा था। ठीक है, एस्टिमेटर हमने क्या पढ़ा था कि वो रूल और फार्मूला जो हमारे पास यूज़ किया जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक कोई ना कोई पैरामीटर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। जबकि एस्टिमेट जो था वो हमारे पास था कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो एस्टिमेटर को यूज़ करके आपके पास आती है, वो स्पेसिफिक वैल्यू एस्टिमेट कहलाती है। सो एस्टिमेटर तो हमें पता चल गया कि वो रूल और फार्मूला जिसका आपके पास कोई ख़ास एक पैरामीटर जो है वो मौजूद हो, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो आपके पास बहुत सारे एस्टिमेटर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, यानी उन एस्टिमेटर में से गुड एस्टिमेटर कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर को आप ये भी कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, कि आपके पास वो प्रॉपर्टीज जो आपके पास फुलफिल अगर हो रही है तो वो एस्टिमेटर जो है वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा, अदरवाइज वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर नहीं होगा। ठीक है, सो इस लिहाज से ये आपके कोर्स में इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाएं, वहाँ पे भी मस्ट आपसे गुड पॉइंट एस्टिमेटर के बारे में, इसके क्राइटेरिया के बारे में मस्ट आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ना सिर्फ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बल्कि उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे कि आप उनको रियल लाइफ में कैसे जो है तो यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा। क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आपसे रियल लाइफ के बारे में ही देखें, कंसेप्ट के बारे में वो पूछते हैं, आपसे डिफिनीशन नहीं पूछते कि आप डिफिनीशन आप सुनाए, आपकी बुक में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, वो आपके कंसेप्ट को देखेंगे। सो हम जो है तो यहाँ पे उनको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे और उनकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास मेन क्राइटेरिया है फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर, यानी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि अनबाइस्डनेस, यानी जो एस्टिमेटर होगा आपके पास वो एस्टिमेटर मस्ट अनबाइस्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर क्या है कि वो एस्टिमेटर जिसको आप गुड कह रहे हो वो आपके पास अनबाइस्ड उसका होना मस्ट है। अनबाइस्ड क्या है ये हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास उसका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड उसका एफिशिएंट होना, एंड द फोर्थ वन इज़ सफिशिएंसी, यानी उसका सफिशिएंट होना मस्ट ज़रूरी है। अगर ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ जो है, ये चारों के चारों क्राइटेरिया जो है किसी एक एस्टिमेटर में फुलफिल हो रही है, तो इट मीन्स दैट कि वो एस्टिमेटर जो है वो आपके पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर है, अदरवाइज नहीं। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर नहीं है। ठीक है, यानी हर वो एस्टिमेटर जिसमें जो अनबाइस्ड भी है, कंसिस्टेंट भी है, एफिशिएंट भी है और सफिशिएंट भी है, तो इट मीन्स दैट वो आपके पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर है। जैसे कि सैंपल मीन एक्स बार जो होता है वो आपके पास क्या है, वो एक गुड पॉइंट एस्टिमेटर है, क्योंकि वो अनबाइस्ड भी है, वो कंसिस्टेंट भी है, वो एफिशिएंट भी है, वो सफिशिएंट भी है। प्रूफ करेंगे कि जो मीन है सैंपल मीन एक्स बार वो अनबाइस्ड है, कंसिस्टेंट है, एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर हो गया। ठीक है, हम प्रूफ भी करेंगे, बट मे बी इस वीडियो में हम ना कर सके, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास जो है हम सिर्फ अनबाइस्ड को डिस्कस करेंगे। अनबाइस्डनेस का स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अनबाइस्डनेस कैसे हम करेंगे, डिफाइन हम कैसे करते हैं कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, जो एस्टिमेटर होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, थीटा हेड से। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। और लेट्स सपोज जो थीटा हैट है, ये मेरा जो थीटा हैट है दिस इज़ माय एस्टिमेटर, एंड जो पैरामीटर है पॉपुलेशन पैरामीटर उसको मैं थीटा से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेट है वो इक्वल आएगी
थीटा के, तो इस एस्टिमेटर को मैं कहूँगी कि ये मेरे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ये तो हमारे पास क्या हुई, मैथमेटिकली उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब स्टूडेंट आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। देखें, अनबाइस्ड का मतलब है कि आपके पास 100% फेयर होना, ठीक है ना। 100% किसी का फेयर होना हम कहते हैं कि वो अनबाइस्ड है, अदरवाइज वो बाइस्ड होगा। अगर 100 में से 1% भी वो फेयर नहीं है तो इट मीन्स दैट वो बाइस्ड है। लेट्स सपोज जॉब इंटरव्यूज हो रही हैं, ठीक है, तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका 100%, लेट्स सपोज वो 100% फेयर है। इट मीन्स दैट कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो मेरिट बेस्ड पे इंटरव्यू लेंगे। उनकी ना तो कोई पर्सनल किसी के साथ कोई पर्सनल इशू होगा जिसके वजह से वो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, वो 100% वो फेयर है तो ही उन इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनको हम कहेंगे कि वो अनबाइस्ड है, ठीक है ना। यानी जो जज करने वाला है वो 100% फेयर है तो ही वो करेक्ट फैसला जो है, तो करेक्ट डिसीजन जो है वो ले सकेगा। अगर वो 100% फेयर है, यानी अगर वो अनबाइस्ड है तभी वो करेक्ट डिसीजन ले सकेगा। इसको हम कहते हैं अनबाइस्ड। जिसका 100% आपके पास श्योरिटी हो कि वो 100% फेयर है तो उसको आप कहेंगे कि वो अनबाइस्ड है, ठीक है। रियल लाइफ में हम बाइस्ड और अनबाइस्ड हमारे पास ये हो गया। मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर है वो आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड कहलाता है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपसे एक बात की कि एक्स बार जो है, मैंने इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए ये बात की कि जो एक्स बार है वो मेरे पास अनबाइस्ड भी है, वो कंसिस्टेंट भी है, वो इफ़िशिएंट भी है, वो सफिशिएंट भी है। तो अभी मैं इस बात को प्रूव भी करूंगी फॉर द फर्स्ट अनबाइस्ड के लिए, ठीक है, कि एक्स बार यानी सैंपल मीन मेरे पास अनबाइस्ड आएगा। कैसे, आप देखें यहाँ पे। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या प्रूफ करना होगा कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल आनी चाहिए म्यू के। म्यू क्या है, म्यू देखें ये मेरे पास एस्टिमेटर है और म्यू जो है वो इस एस्टिमेटर का पैरामीटर है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो यही बात हमने कही है ना कि अगर ये है तो ये एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड कहलाएगा। सो अभी हम इसको प्रूव भी करते हैं। अब देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम ले लेते हैं, एक्स बार को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार को। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो एक्स बार है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमें पता है इस बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट्स जो 1 डिवाइडेड बाय n है इसको हम आउटसाइड ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जो है, आप देखिए एक्सपेक्टेशन हमेशा वेरिएबल पे, जो रैंडम वेरिएबल होता है उस पे अप्लाई होती है और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हमारे पास है x। सो समेशन x पे जो है एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा और जो कांस्टेंट है दैट इज n वो जो है वो आउटसाइड निकल जाएगा। समेशन x को ओपन करते हैं। समेशन एक्स का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे इसकी रेंज है फ्रॉम 1 to n, ठीक है, 1 से n तक, ये इसकी रेंज है 1 से n तक। सो इस रेंज को यानी x1 प्लस x2 प्लस x यानी x को आपने n टाइम जो है तो ओपन करना है। अब इस स्टेप में स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेशन है इसको हम अप्लाई कर देते हैं हर एक x पे। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमारे पास होती है, वो म्यू के इक्वल होती है, यानी मीन ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये देखिए ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो म्यू के इक्वल होती है। सो यहाँ पे हम म्यू1 म्यू प्लस म्यू, यानी इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इस पे अप्लाई होगा एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इस पे अप टू सो ऑन लास्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पे जब अप्लाई होगा तो आपके पास आएगा म्यू प्लस अप टू n टाइम म्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें पता है
कि जो सेम कांस्टेंट जितने टाइम आप ऐड कर रहे हो, अगर वो नंबर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम रिजल्ट आता है। यानी म्यू प्लस अप टू सो ऑन, म्यू को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ n टाइम म्यू। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कांस्टेंट के, जब आप कांस्टेंट को जितने टाइम आप ऐड कर रहे हो अगर उतने टाइम आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सेम रिजल्ट आएगा। सो n म्यू। अब आप देखिए ये एन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कैंसिल होकर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, म्यू। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार आपके पास इक्वल आ गया म्यू के। ये वही रिजल्ट है जो हमने प्रूफ करना था। यानी x बार मेरे पास जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इक्वल आ रही है पैरामीटर के, सो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास अनबाइस्ड कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं है पैरामीटर के तो उसको हम कहेंगे बाइस्ड, अनबाइस्ड नहीं, फिर उसको हम बाइस्ड कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे बाइस्ड। अच्छा स्टूडेंट, बाइस्ड के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है पॉजिटिवली बाइस्ड और एक है नेगेटिवली बाइस्ड। पॉजिटिवली बाइस्ड आपके पास कब होगा, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड ग्रेटर देन थीटा हो तो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास पॉजिटिवली बाइस्ड होगा। बट अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड लेस देन थीटा है तो वो आपके पास नेगेटिवली बाइस्ड होगा। ठीक है, ये बाइस्ड के दो टाइप्स है, एक पॉजिटिवली बाइस्ड एक नेगेटिवली बाइस्ड। देखिए बाइस्ड तब होगा जब आपके पास वो इक्वल ही नहीं है थीटा के। अगर इक्वल नहीं है या तो वो ग्रेटर होगा या वो लेस होगा, यानी आपके पास या तो पॉजिटिवली बाइस्ड होगा या नेगेटिवली बाइस्ड होगा। तो ये उसके दो टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया अनबाइस्डनेस और बाइस्डनेस को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंसिस्टेंसी को डिटेल के साथ जो है तो डिस्कस करेंगे और एंड देन इफ़िशिएंसी सफिशिएंसी हर एक को हम डिटेल के साथ विद रियल लाइफ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।